Assalamu alaikum. My name is Chaudhry Ahmed Yar, and today I will present my second assignment. The topic of my presentation is Failure of Judiciary and Dirty Politics of Pakistan. In this presentation, I will explain what is judiciary and what are the aspects which led to the failure in judiciary of Pakistan and what is dirty politics. Now I will give you overview of judiciary and politics. जुडिशरी या पॉलिटिक्स किसी भी स्टेट के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं प्रैक्टिसेस हैं जिनकी वजह से पीस कीपिंग के प्रोसेस को कामयाब बनाया जा सकता है। इन दोनों के प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं लेकिन इनका अल्टीमेट गोल एक ही है और वो है पीस कीपिंग। पॉलिटिक्स बेसिकली गाइडेंस ऑफ राइट्स टुवर्ड्स पब्लिक जो कि पॉलिटिशियंस के ज़रिए दी जाती है। पॉलिटिशियंस लोगों को बताते हैं कि आपके क्या राइट्स होने चाहिए और बाद में जब पॉलिटिशियंस इलेक्शंस में कम्पीट करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये गवर्नमेंट फॉर्म में आते हैं या अपोजिशन फॉर्म में आते हैं और यही पॉलिटिशियंस बाद में जाके हम राइट्स को लॉज की फॉर्म में लेके आते हैं और जुडिशरी का काम है उन्हीं लॉज को लोगों के ऊपर इन्फोर्स करना। जुडिशरी लोगों के दरमियान हार्मोनी के लिए लोगों के फैसले करती है, लोगों के कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करती है और उन्हीं लॉज को इन्फोर्स करके लोगों के दरमियान पीस का प्रोसेस कायम रखा जाता है। इसलिए इन दोनों का आपस में जुड़े होना बहुत ज़रूरी है और अगर ये दोनों प्रोसेसेस अपने अपने प्रोसेसेस ठीक ना करें तो ये पीस कीपिंग के प्रोसेस को ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंस है एक स्टेट के लिए और ये दोनों किसी भी स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान क्या है और वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान फेलियर का शिकार हुई है। व्हाट इज जुडिशरी एंड इट्स फंक्शन, यानी कि जुडिशरी क्या है और इसका काम क्या है। जुडिशरी किसी भी स्टेट का एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम है लॉज को इन्फोर्स करते हुए लोगों के दरमियान पीस को मेंटेन करना। जुडिशरी की एक कोर्ट का नाम नहीं बल्कि सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैं जिसमें डिफरेंट कोर्ट्स होती हैं डिफरेंट पावर्स के साथ। कुछ कोर्ट्स कुछ दूसरी कोर्ट से बड़ी होती हैं और कुछ कोर्ट्स की दूसरी कोर्ट सबऑर्डिनेट होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है और हाई कोर्ट्स और बाकी कोर्ट्स उस कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। इसी तरह हाई कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या उससे छोटी कोर्ट्स, इस तरह की एक डिवीजन को हायरार्की कहते हैं और इसी को जुडिशरी कहा जाता है। जुडिशरी किसी भी एक कोर्ट का नाम नहीं, डिफरेंट कोर्ट्स के सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं। हर कोर्ट एक अलग चीज़ को डील कर रही होती है और इनका काम सिर्फ एक ही है अल्टीमेटली हर कोर्ट का, और वो है पीस मेंटेन करना। Establishment of the Judiciary of Pakistan। जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर बनी थी जिसके अंदर पूरे मुल्क के लिए एक सुप्रीम कोर्ट और हर प्रोविंस के लिए एक डिफरेंट हाई कोर्ट थी। अब हम बात करेंगे जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान के फेलियर की और उन एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान की जुडिशरी फेलियर का शिकार हुई है। अकॉर्डिंग टू WJP यानी कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, उनके मुताबिक एक सर्वे की गई थी जिसके अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी ने 120th पोजीशन ली थी आउट ऑफ ऑल जुडिशरीज इन द वर्ल्ड, जो कि 128 है और 128 में से 120th पोजीशन एक बहुत बुरी पोजीशन है और वो भी एक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसकी GDP काफ़ी मुल्कों से अच्छी भी है। लेकिन फिर भी हमारी जुडिशरी इतनी अच्छी नहीं है। हम इसको एक सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्री कहते हैं लेकिन फिर भी एक इस्लामिक कंट्री की जुडिशरी के हालात ये हो तो फिर हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज का क्या कहेंगे। पाकिस्तान सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है, सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन इसकी तादाद वन ऑफ द मोस्ट है, ठीक है, और इसके पॉपुलेशन अच्छी है, इसका GDP अच्छा है बाकी मुल्कों से, इसके पास न्यूक्लियर पावर है। लेकिन हमारी जुडिशरी के हालात ये हैं कि 120th पोजीशन है इसकी 128 जुडिशरीज ऑफ द वर्ल्ड में से। अब हम इसके एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे जिसमें सबसे पहला है डिले इन केसेस, सेकंड वन इज नो इंडिपेंडेंस, थर्ड वन इज करप्शन एंड फोर्थ वन इज लेस नंबर ऑफ जजेस। अब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट वन इज डिले इन केसेस। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी की तरफ से 2020 में एक डाटा रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की टोटल कोर्ट्स में इस वक्त 2.18 मिलियन केसेस पेंडिंग है, जो कि बताता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी में कितना ज़्यादा केसेस को डिले किया जाता है। और ये वजह भी बनती है लोगों के ट्रस्ट को खोने में। लोग अपना ट्रस्ट जुडिशरी से खो चुके हैं, उनको पता है कि यहाँ पे आके टाइम ज़ाया होगा। लोग जुडिशरीज में आते नहीं और अपने फैसले खुद करते हैं जो कि क्राइम रेट में इजाफे का बायस बनते हैं। तो अगर इस प्रोसेस को ठीक ना किया जाए तो लोगों का ट्रस्ट से मजीद उठेगा और पाकिस्तान की सिचुएशन और वर्सन होगी। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को ठीक करें, क्योंकि डिले एक इंसान का ट्रस्ट आप से हटा देता है। अगर एक इंसान को एक छोटे से केस में भी इंसाफ मिलने में 10-15 साल लग जाएंगे तो वो अगली बार उस कोर्ट पे ऑब्वियसली क्यों ट्रस्ट करेगा।
पिछले दिनों एक केस बताया जा रहा था जिसमें एक इंसान को सिर्फ 1 से 2 महीने में कैद हुई थी और उसको रिलीज भी कर दिया गया था कोर्ट की तरफ से, लेकिन जुडिशरी के डिले में और फिर आगे से पुलिस जैसे ऑर्गन्स जो हैं वो अपने सही काम न करने की वजह से उस बंदे को, जिसकी सिर्फ 2 साल कैद थी, उसे 10 साल बाद छोड़ा गया। तो ये बताता है कि पाकिस्तान में केसेस के डिले की क्या सूरत हाल है, जो कि बहुत ही बुरी है। दूसरे नंबर पे है नो इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान की कोर्ट्स और उनके जजेस को बिल्कुल इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती। या तो उनको गवर्नमेंट या इन्फ्लुएंशियल पीपल या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई ना कोई प्रेशर जरूर होता है। या तो जजेस को धमकाया जाता है ताकि उनकी जान ले ली जाएगी, या उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाया जाएगा, या उनके किसी पर्सनल ऐसा नुकसान पहुंचाया जाएगा जिसकी वजह से वो जजेस डर जाते हैं और वो अपने फैसले चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसी की वजह से लोगों के फैसले ठीक नहीं होते, फैसलों को चेंज कर दिया जाता है और लोग अपना ट्रस्ट खोते हैं। तो ये इंडिपेंडेंस जो नहीं दिया जाता कोर्ट्स को, ये सिर्फ उन केसेस को अफेक्ट करता है, बल्कि ये आने वाले छोटी कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट केसेस को भी करता है। क्योंकि हर बड़ी कोर्ट जो भी कोई फैसला कर रही होती है वो छोटी कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट बनता जाता है। प्रेसिडेंट ऐसा केस होता है जो कि छोटी कोर्ट्स भी इस लॉ पे लायबल हो जाती हैं कि जैसे बड़ी कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस पे फैसला दिया है, छोटी कोर्ट्स भी वैसे ही दें। और ऑब्वियसली जब अगर प्रेशराइज होकर कोई भी जज फैसला देगा तो ऑब्वियसली वो ठीक नहीं होगा, और छोटी कोर्ट्स भी बाउंड हो जाएंगी उन्हीं को फॉलो करने पे। तो सिर्फ एक इंसान का इसमें नुकसान नहीं है या किसी एक पार्टी का, ये आगे बढ़ता जाता है और इसको जरूर रोकना चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट है करप्शन या किसी भी किस्म का बेनिफिट। करप्शन सिर्फ जजेस के दरमियान नहीं होती, ये एडवोकेट्स और जुडिशल स्टाफ के दरमियान होती है। और ऑब्वियसली इनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि किसी भी तरीके फैसले को चेंज किया जाए और किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए, लेकिन उस एक पार्टी की वजह से बाकी पूरे सिस्टम को और बाकी लोगों को भी नुकसान होता है। जैसे कि पहले मैंने बताया, जब हायर कोर्ट्स में कोई भी करप्शन या कोई भी गलत फैसला होगा तो ऑब्वियसली वो केसेस प्रेसिडेंट्स बन रहे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर केस को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को खराब करता है। Fourth aspect of failure in judiciary of Pakistan is less number of judges. पूरे पाकिस्तान में टोटल जजेस की तादाद तकरीबन 4000 के करीब है, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस सिर्फ 2.18 मिलियन से भी अबव है, जो कि बताता है कि सिर्फ 4000 जजेस डील करने के लिए हैं इतने ज़्यादा केसेस। और ऑब्वियसली रोज़ केसेस की तादाद बढ़ भी रही होती है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल इन पे एक स्टेप लिया जाए और जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, और ताकि ये जो सिर्फ पेंडिंग केस हैं इन्हीं को टैकल किया जाए। क्योंकि अगर सिर्फ ये केसेस ही नहीं टैकल होंगे और आगे से नए केसेस भी आते जाएंगे तो ऑब्वियसली केसेस की तादाद बढ़ती जाएगी और केसेस पेंडिंग पे आते जाएंगे, जिसकी वजह से एक लैग भी आएगा जुडिशरी के दरमियान। जुडिशरी हमारी ऑलरेडी बहुत पीछे है और लोगों का ट्रस्ट भी इसमें डेवलप नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान पर और उन एस्पेक्ट्स पर जिसकी वजह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का इतना गंदा और बुरा हाल हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, यानी कि पॉलिटिक्स क्या है और इसका काम क्या है। पॉलिटिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है पॉलिटिका, जिसका मतलब है अफेयर्स ऑफ सिटीज। पॉलिटिक्स बेसिकली साइंस ऑफ गवर्नमेंट या इट्स कंडक्ट है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये लोगों के लिए गाइडेंस है और ये बेसिकली मैनेज करता है गवर्नमेंट को आगे जाके कि गवर्नमेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा। और ये एक नॉन वायलेंट तरीका है लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने का, यानी कि डिफरेंट लोग अलग अलग पार्टीज को उनके एजेंडा की बेस पर वोट्स देते हैं और अपने अपने राइट्स और अपनी अपनी डिमांड्स को उनके आगे रखते हैं। जब कोई भी पार्टी फिर पावर में आती है तो वो उन लोगों के राइट्स या पावर्स को या जो उनका एजेंडा होता है उनके उसको सामने रखते हुए अपने सारे काम करती है। तो ये एक नॉन वायलेंट वे है लोगों के दरमियान कन्फ्लिक्ट खत्म करने का। वही गवर्नमेंट्स आके लोगों के कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करती हैं, उनकी डिमांड्स को पूरा करते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान क्या है। मैं दो पर्सपेक्टिव्स की मदद लूंगा, जिसमें एक गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव होगा, एक ऑपोजिशन पर्सपेक्टिव। मैं दोनों के रेफरेंसेस दूंगा डिफरेंट, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ज़हन में रखते हुए हम इन दोनों पर बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट है फेक प्रोमिसेस। हमें पता है कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, उसका ये हालात है कि सिर्फ फेक प्रोमिसेस किए जाते हैं, लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता। उनसे सिर्फ इलेक्शन से पहले प्रोमिस किए जाते हैं जो कि इलेक्शन के बाद बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लोगों की जितनी डिमांड्स हैं वो सब भूल जाते हैं पॉलिटिशियंस और अपने कामों में लग जाते हैं।
फेक प्रोमिसेस अगर हम पीटीआई की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है उसके मुताबिक देखें तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को मदीना की रियासत बना दूंगा और मैं आईएमएफ से कभी कर्जा नहीं लूंगा। लेकिन अभी हमने हालिया देखा कि उन्होंने आईएमएफ से कर्जे भी लिए और उन्होंने मदीना की रियासत का जो कंसेप्ट था उसको डिक्लाइन भी किया। जैसे कि अगर हम टीएलपी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पार्टी की बात कर लें तो वो एक इस्लामिस्ट पार्टी थी जिन्होंने एक वाइज अपना डिमांड सामने रखी जब हमारी हजूर सल्लम की ब्लास्फेमी के बारे में बात आई तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच एम्बेसडर को कंट्री से बाहर निकाला जाए। ठीक है, लेकिन पीटीआई गवर्नमेंट ने इसको आराम से डिक्लाइन किया और उन्होंने कहा कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जो कि मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट को डिक्लाइन करता है। और दूसरा रेफरेंस इसमें ये था कि हालिया बलूचिस्तान के अंदर एक चाइनीज लिकोर कंपनी ने परमिशन लिया, उनको लाइसेंस मिला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो पाकिस्तान के अंदर लिकोर को मैन्युफैक्चर कर सकें, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मदीना की रियासत के साथ बिल्कुल उसके खिलाफ जाता है। सेकंड एस्पेक्ट है करप्शन। हमारे पाकिस्तान में जौन सी भी पार्टी आती है उनका एजेंडा सबसे पहला यही होता है कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो खुद ही करप्शन के घर होते हैं। अगर हम पिछली पार्टी को देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो उनके ऊपर करप्शन के ट्रायल्स चल रहे हैं। इसी तरह उससे पहले पीपल्स पार्टी और अब पीटीआई। पीटीआई के सो कॉल्ड इमरान खान कहते थे कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, लेकिन सर्विस के मुताबिक पता चल रहा है कि करप्शन पहले से भी बढ़ गई है। पाकिस्तान इमरान खान साहब कहते थे कि हम करप्शन को ख़त्म कर देंगे, हम जो लोगों ने करप्शन किया उनको पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक वो इस चीज़ में फेल्ड हैं। और वो किसी भी जिन्होंने इमरान खान साहब ने जिन लोगों को ब्लेम किया था वो किसी को भी अभी तक प्रॉपरली पकड़ नहीं सके। यहाँ तो वो मुल्क से बाहर भाग गए या ऐसा कुछ है। अगर इमरान खान साहब का एजेंडा इतना ही क्लियर होता तो वो कभी भी अपने साथ के लोगों को करप्शन जिनके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं उनको कभी ना रखते। अभी रिसेंटली जहांगीर खान तरीन पे भी करप्शन के चार्जेस हैं शुगर केसेस में, लेकिन अभी तक वो उन पे कोई प्रॉपर केस की लिया नहीं गया, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो लेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के साथ एक अपना ग्रुप है जो सिर्फ करप्शन के ट्रायल्स ही भुगत रहा है, तो इमरान खान साहब करप्शन को क्या खत्म करेंगे। तीसरा एस्पेक्ट है वर्बल या फिजिकल अटैक्स। पाकिस्तान की सियासत में सबसे बुरी चीज़ यार जिसको हम अगर वाकई डर्टी चीज़ बोलेंगे, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान बोलेंगे तो वो वर्बल और फिजिकल अटैक्स हैं। जब पाकिस्तान में जाहिल लोग ऊपर आके बैठ के हमारे हुकूमत करेंगे और उनको जब कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी बहस आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तो वो वर्बल और फिजिकल अटैक्स ही करेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा पाकिस्तान में बहुत से पॉलिटिशियंस, बल्कि मोस्टली प्राइम मिनिस्टर्स को किसी न किसी तरीके के फिजिकल अटैक से मारा गया, किसी का मर्डर किया गया जिसमें बेनज़ीर भुट्टो थी, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उन पे अटैक किए गए। और इसी तरह वर्बल अब्यूज़ है जो कि पाकिस्तान में रोज़ देखी जाती है। रोज़ पॉलिटिशियंस का कोई एक प्रॉपर एजेंडा नहीं, उनका काम है मीडिया पे आना, गालियाँ देना, और ऐसे पॉलिटिशियंस जिनको बिल्कुल मीडिया का ही नहीं ख्याल कि लोग भी हमें सुन रहे होंगे, लेकिन वो फिर भी अपने ही एक पर्सनल सेंटिमेंट्स के लिए लगे हुए हैं, तो वो पाकिस्तान को क्या सुधारेंगे। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए इलेक्शंस में, ताकि ऐसे लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी ना करें और पाकिस्तान डेवलपमेंट कर सके। पाकिस्तान का डर्टी पॉलिटिक्स में फोर्थ एस्पेक्ट है नेपोटिज्म या क्रोनीज़म। ये दो वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के हर ऑर्गेनाइजेशंस में देखी जाती हैं। हमारे सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी किसी ज़माने में कहते थे कि नेपोटिज्म या क्रोनीटिज्म के वो बहुत खिलाफ हैं। नेपोटिज्म में तो उनके कोई भी नहीं, उनका बेटा या उनकी फर्स्ट फैमिली में से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आया, लेकिन सुनने में आता है कि उनके कुछ कजन्स हैं जिनको वो बेनिफिट दे रहे हैं किसी तरीके से। लेकिन क्रोनीज़म यानी कि उनके दोस्त अहबाब बहुत सारे हैं, बल्कि सिर्फ उनके दोस्त अहबाब ही गवर्नमेंट में मज़े ले रहे हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी में तो कोई टेक्नोक्रेट्स, तो सब ही उनके क्रोनीज़म का शिकार हैं। और इमरान खान जिसे चाहते हैं बिल्कुल मेरिट का ख्याल नहीं, और वो कहते थे कभी कि हम मेरिट का ख्याल रखेंगे, लेकिन अब हर बंदे को ही वो जो उनके करीब था उसको अलग अलग सीट्स दे रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और जो कि क्रोनीज़म है। इमरान खान सब कभी खुद इसके खिलाफ थे। अगर हम अपोजिशन एस्पेक्ट में देखें तो हमारी सबसे बड़ी पार्टीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन दोनों में सिर्फ नेपोटिज्म है। उन्हीं के बेटे ही एक बिल्कुल मोनार्की की तरह उनके ही बच्चे आगे आई जा रहे हैं, पहले जरदारी, फिर उनका बेटा बिलावल भुट्टो, इसी तरह नवाज शरीफ, उनके बच्चे, और अब उनके बच्चे अभी आगे आएंगे। और ये नेपोटिज्म और क्रोनिज्म ही है जो पाकिस्तान को ले डूब रहा है, क्योंकि इनकम्पिटेंस और अपने आबाओ अजदाद के नाम पे लोग आते हैं और हमारे पे रूल करते हैं।
फिफ्थ एस्पेक्ट है पर्सनल सेंटीमेंट्स। पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ पर्सनल सेंटीमेंट्स है, किसी भी पॉलिटिशियन का कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं। हर कोई अपने आप को या अपनी फैमिलीज को बेनिफिट करने के लिए आता है और सब यहाँ पे पैसा बनाने आते हैं। जैसे ही इनकी हुकूमतें ख़त्म होती हैं या तो ये पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं या फिर इनमें ट्रायल्स को देखने की नहीं होती, हिम्मत नहीं होती और ये लोगों को पैसे दे के करप्शन के चार्जेस में मुब्तला करके इन केसेस से बचने की कोशिश करते हैं। यानी कि इनका सिर्फ मकसद है अपने आप को फ़ायदा पहुंचाना। पब्लिक के लिए बिल्कुल काम नहीं किया जाता। जो फंड्स अवाम से टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो अपने ऊपर खर्च किया जाता है। सिक्स तो लास्ट वन है इनकम्पिटेंस। इमरान खान सब कहते थे कि मैं मेरिट के ऊपर हर बंदे को लेके आऊंगा, लेकिन अभी भी देखा जा सकता है कि उनकी हुकूमत हर लिहाज से फेल हो रही है, हर एस्पेक्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में फेल हो रही है। अभी जैसे ही हालिया उनका फाइनेंस मिनिस्टर था, उन्होंने अभी तक 2 से 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, लेकिन उनकी इनकम्पिटेंस की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी पहले से भी खराब होती जा रही है। ये सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर ऑर्गेनाइजेशन में यही है। और इसी तरह ओपोनेंट्स जो हैं यानी कि हमारी अपोजिशन, इसी तरह बिल्कुल नेपोटिज्म के बनाए हुए बच्चे आके हुकूमतें कर रहे हैं जो बिल्कुल इनकम्पिटेंट हैं, जिनको सियासत ऑपोजिशन भी नहीं करना आती, ना ही उनको सियासत का पता है। वो पाकिस्तान का डायरेक्शन गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हमवार हो रहे हैं और इसको पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्रोसेस को रोक रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं, ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं और इनको कोई ना कोई आपस में ताल्लुक है। जब तक पाकिस्तान या पाकिस्तान की पब्लिक इनमें से खुद ब खुद लोगों को पकड़ना अकाउंटेबल नहीं करेगी, तब तक हम इन चीज़ों में कामयाब नहीं हो सकते और इसी तरह ज़्यादादारी रहेगी सिर्फ कुछ खानदानों की और बाकी अवाम पिसती रहेगी। हमें चाहिए कि हम अच्छे लोगों को इलेक्ट करें। मेरिट बेस हम सिर्फ उन लोगों को इलेक्ट करते हैं जो बड़ी गाड़ियों में आता है और यही कंसेप्ट है। जो बड़ी गाड़ियों में आता है वो अपने पैसे खर्च करता है, वो पैसे ही अपने पूरे करने आता है। हमें चाहिए कि हम मेरिट वाले लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को सामने लाएं ताकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छी पॉलिसीज वगैरह बना सकें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। एट द एंड बस मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। हम लोगों को ये अच्छे लोगों को सामने लाना पड़ेगा। एज द महात्मा गांधी सेड, वी मस्ट बी द चेंज वी वांट टू सी इन द वर्ल्ड। हमें वो चेंज बनना पड़ेगा जो हम खुद से देखना चाहते हैं। अगर हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो हमें खुद से इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी और अच्छे लोगों को इलेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।